नमस्कार, खबर दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। खबर दुनिया की यानी विश्व की सभी अहम खबरें आधे घंटे में आप तक। सबसे पहले नजर डालते हैं वैश्विक सुर्खियों पर। संघर्ष विराम के विफल रहने के बाद सूडान में भीषण लड़ाई जारी। अर्धसैनिक बल आरएसएफ ने फिर से बुधवार शाम 6 बजे से 24 घंटे के संघर्ष विराम की पेशकश की। राजधानी खार्तूम से भाग रहे हजारों नागरिक, अब तक 270 लोगों की मौत, हजारों घायल। सरकार ने सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए प्रयास किए तेज। भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई और सऊदी अरब सहित कई देशों के संपर्क में भारत। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूएई और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों से की बातचीत। अपना पहला स्पाइस सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है उत्तर कोरिया। किम जोंग उन ने दिए हैं आदेश। पिछले साल दिसंबर में स्पाइस सैटेलाइट का किया गया था परीक्षण। किम जोंग उन ने कहा, निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ऐसे सैटेलाइट का संचालन करना बेहद जरूरी। यूक्रेन में रूसी हमलों को रोकने में अब आएगी और मजबूती। अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल प्रणाली की पहली खेप पहुंची यूक्रेन। ओडिशा में रूस ने किया ड्रोन हमला। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बेलारूस और पोलैंड के साथ लगी सीमा का किया दौरा। कई दिनों बाद इस्तांबुल में यूक्रेनी अनाज निर्यात के लिए जहाजों का निरीक्षण शुरू। जर्मनी के राष्ट्रपति ने वार्सा यहूदी बस्ती विद्रोह की वर्षगांठ पर द्वितीय विश्व युद्ध के अपराधों के लिए अपने देश की ओर से मांगी माफी। पोलैंड ने मनाई वार्सा यहूदी बस्ती विद्रोह की 80वीं वर्षगांठ, पीड़ितों को किया याद। और सबसे पहले खबरें अफ्रीकी महाद्वीप से। सूडान में दो सबसे शक्तिशाली जनरलों के बीच सत्ता की लड़ाई ने एक बार फिर भीषण संघर्ष का रूप ले लिया है। सूडान बीते 5 दिनों से जल रहा है। सेना और रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच शनिवार को छिड़ी इस जंग में कम से कम 270 लोगों की मौत हो चुकी है। सूडान में फंसे भारतीयों की सुरक्षित स्वदेश वापसी के लिए केंद्र सरकार ने कोशिशें तेज कर दी हैं। अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र और विभिन्न देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। सूडान की राजधानी खार्तूम और आसपास के इलाकों में पिछले कई दिनों से हिंसा का दौर जारी है। मंगलवार को 24 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा के बाद राहत की कुछ उम्मीद जगी थी, लेकिन ये पल भर में ही तार-तार हो गई। सारी प्रतिबद्धताएं और घोषणाएं धरी की धरी रह गईं। संघर्ष विराम के लागू होने के तय समय के साथ ही शहर की रणनीतिक इमारतों पर हमला जारी रहा। दो कमांडरों की वर्चस्व की लड़ाई में पिसती आम जनता की आस भी टूट गई। पिछले कई दिनों से खौफ के साए में बिना बिजली पानी के रह रहे लोगों ने शहर छोड़ना शुरू कर दिया है। मैंने देखा कि जैसे ही शाम के 6 बजे सेना के हेलीकॉप्टर और जहाज आसमान में उड़ने लगे, मुझे लगता है कि वो शायद यह देख रहे थे कि हेमदती सेना कहाँ है। पता नहीं ये कब तक चलेगा, लेकिन परेशानी तो आम आदमी को झेलनी ही पड़ रही है। बहरहाल अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्सेस ने एक बार फिर बुधवार की शाम 6 बजे से संघर्ष विराम पर सहमति जताई है। आरएसएफ ने जारी एक बयान में कहा है कि हम एक पूर्ण युद्ध विराम के प्रति अपनी पूर्ण प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं और हम आशा करते हैं कि दूसरा पक्ष भी घोषित समय के साथ संघर्ष विराम का पालन करेगा। हालांकि अब तक सेना की तरफ से संघर्ष विराम के पालन को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। भीषण संघर्ष के बीच सहायता समूहों को नागरिकों तक राहत सामग्री पहुंचाने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सूडान में मानवीय स्थिति बहुत चिंताजनक है और लड़ाई जारी रहने के हर घंटे के साथ यह बदतर होती जा रही है। रिहायशी इलाकों के बेहद करीब भीषण लड़ाई चल रही है। इस बीच सूडान में राजनयिक मिशनों ने एक संयुक्त बयान जारी कर संघर्षरत पक्षों से अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपने दायित्वों का पालन करने का आह्वान किया है। मिशनों ने विशेष रूप से दोनों पक्षों से नागरिकों, राजनयिकों और मानवतावादी तथ्यों की रक्षा करने का आग्रह किया है। बयान जारी करने वालों में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, कोरिया गणराज्य, स्पेन, स्विट्जरलैंड, स्वीडन,
यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल के दूतावास शामिल हैं। इस बीच व्हाइट हाउस ने कहा है कि सूडान में फंसे अमेरिकी नागरिकों को फिलहाल सरकारी स्तर पर निकालने की कोई योजना नहीं है। साथ ही संघर्षरत पक्षों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर राजनयिक मिशनों को निशाना बनाया गया तो किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। हमने दोनों पक्षों को स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी हमला, धमकी या डेटा या हमारे राजनयिकों के लिए खतरा पूरी तरह से अस्वीकार है। सूडान के बिगड़ते हालात के बीच वहां फंसे भारतीयों को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार की कोशिश भी तेज हो गई है। भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र और विभिन्न देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। सूत्रों ने बताया कि अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की वहां प्रमुख भूमिका है और इनका सहयोग लेने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रियों से बात की है और दोनों देशों ने मौके पर व्यवहारिक समर्थन देने का भरोसा दिया है। भारत सरकार ने नई दिल्ली में विशेष नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया है। खार्तूम में दूतावास व्हाट्सएप ग्रुप सहित कई तरीकों से भारतीय समुदाय के साथ लगातार संपर्क में है। सूडान में करीब 4000 भारतीयों के होने की संभावना है। इसमें से तकरीबन 1500 भारतीय कई वर्षों से वहां रह रहे हैं। पिछले 5 दिनों से जारी संघर्ष में सूडान के अर्धसैनिक बल, रैपिड सपोर्ट फोर्स यानी RSF और सेना आमने सामने हैं। दोनों पक्षों ने सूडान की राजधानी खार्तूम के अलग अलग हिस्सों पर नियंत्रण स्थापित करने का दावा किया है। मुख्य विवाद सेना और अर्धसैनिक बल RSF के विलय को लेकर है। RSF के जवानों को अपने लिए खतरा मानते हुए सेना ने पिछले हफ्ते इनकी तैनाती को बदलते हुए नई व्यवस्था शुरू की है। इसे लेकर RSF के जवानों में नाराजगी थी। कुछ उम्मीद थी कि बातचीत से समस्या का हल निकल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब खबरें यूरोपीय महाद्वीप से। एक साल से अधिक समय से चल रहे रूस यूक्रेन संघर्ष में अमेरिका ने अब यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति की है। इससे न केवल यूक्रेन अपने हवाई क्षेत्र को अधिक सुरक्षित रख सकेगा, बल्कि रूस का बेहतर मुकाबला भी कर सकेगा। पूर्वी यूक्रेन में युद्ध की तीव्रता और भयावह होती जा रही है। ओडिशा में बुधवार को रूस ने ड्रोन से हमले किए और इस सबके बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बेलारूस और पोलैंड से लगे सीमा का दौरा किया, तो रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने मॉस्को के दक्षिण में स्थित सामरिक मिसाइल प्रणाली का निरीक्षण किया। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध के और भड़कने की आशंका उस वक्त गहरा गई जब दोनों देशों ने जंग को लंबे समय तक खींचने के लिए विशेष तैयारी शुरू कर दी। एक तरफ अपने आकाश को सुरक्षित रखने के लिए यूक्रेन के पास अब पैट्रियट मिसाइल प्रणाली की पहुंच चुकी है, तो वहीं रूस ने परमाणु हमले के लिए अपने अभ्यास शुरू कर दिए हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने ट्वीट कर कहा कि देशभक्तों के लिए देशभक्त यानी पैट्रियट मिसाइल प्रणाली की वजह से हमारा खूबसूरत आकाश अब अधिक सुरक्षित हो गया है, क्योंकि यूक्रेन में पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली आ गई है। दरअसल अमेरिकी पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली को दुनिया की सबसे उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों में से एक माना जाता है, जो आसमान से आने वाले किसी भी खतरे को भांपते हुए किसी भी मिसाइल और लड़ाकू विमान को हवा में ही मार गिरा सकता है। उधर रूस ने प्रशांत महासागर में सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। इसमें रूसी नौसेना की पैसिफिक फ्लीट शामिल है। इसका मकसद रूसी नौसेना को पश्चिमी देशों की चुनौती से निपटने के लिए तैयार करना है। साथ ही जंग के दौरान हर परिस्थिति में हमले की ट्रेनिंग देना है। इसमें रूसी नौसेना की 167 युद्धपोत, 12 पनडुब्बियां, 89 फाइटर जेट और 25,000 नौसैनिक शामिल होंगे। उधर युद्ध की तैयारी की समीक्षा के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बेलारूस और पोलैंड के साथ लगे सीमा का दौरा किया। राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा जारी वीडियो में जेलेंस्की को उत्तर पश्चिमी यूक्रेन से सटे जंगल में सीमा प्रहरियों से मिलते हुए दिखाया गया। दरअसल जेलेंस्की ने सेना के साथ बैठक में बेलारूस की सीमा पर मजबूत सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करने की बात कही थी। मुझे पता है कि आप रूसी सैनिकों के खिलाफ मजबूती के साथ खड़े हैं। यूक्रेन को बेलारूस के साथ सीमा पर हमेशा तैयार रहना होगा ताकि किसी भी संभावित हमले को नाकाम किया जा सके। इस बीच रूसी सेना की तैयारी को परखने के लिए रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने मॉस्को के दक्षिण में स्थित यार्स सामरिक मिसाइल प्रणालियों का निरीक्षण किया। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक शोइगु और सामरिक मिसाइल बल के कमांडर को यार्स मिसाइल के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।
दरअसल रूस का यार्स एक नई अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे पश्चिमी देशों में SS-29 के नाम से जाना जाता है। इसे 2010 में रूसी सेना में शामिल किया गया था। यह ठोस ईंधन वाली बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 12,000 किलोमीटर तक है। साइलो आधारित सिस्टम से लैस मिसाइल है जो 10 वारहेड के साथ परमाणु हथियार भी ले जा सकता है। बहरहाल पूर्वी यूक्रेन में युद्ध की तीव्रता और भयानक होती दिख रही है। बखमुत में जहां दोनों देशों के सैनिकों के बीच आमने सामने की लड़ाई तेज हो गई है, वहीं ओडेसा में बुधवार को रूस ने ड्रोन से हमले को अंजाम दिया। हमले में यूक्रेन के रहवासी इलाके की एक बिल्डिंग प्रभावित हुई। हालांकि यूक्रेनी वायुसेना 12 में से 10 कामिकेज ड्रोन को हवा में ही नष्ट करने का दावा किया। तो रूस और यूक्रेन के जंग और लंबे खिंचने के आशंका और विश्व खाद्य आपूर्ति श्रृंखला बाधित न हो, इसलिए रूस और यूक्रेन के बीच अनाज निर्यात समझौता हुआ था और इसकी अवधि को एक बार अब फिर बढ़ा दिया गया है। दोनों देश 18 मई तक इस समझौते को बढ़ाने पर सहमत हुए हैं, जबकि कीव और संयुक्त राष्ट्र ने सौदे को 60 दिन तक और चलाने की बात कही है। यूक्रेन का काला सागर स्थित बंदरगाह एक बार फिर से अनाज निर्यात के लिए तैयार है। यूक्रेन का काला सागर स्थित बंदरगाह एक बार फिर अनाज निर्यात के लिए तैयार है। संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में इस्तांबुल तट पर खड़े करीब 35 जहाजों की निगरानी का कार्य शुरू हो चुका है। निगरानी कार्य के पूरा होने के बाद ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव के तहत यूक्रेन का ग्रेन कॉरिडोर जल्द ही अपना काम शुरू कर देगा। यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर कुब्राको ने ट्विटर पर जानकारी देते हुए कहा कि रूसी संघ ने समझौते को बाधित करने का काफी प्रयास किया। बावजूद इसके अनाज निर्यात के लिए किए गए पहल पर कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। रूसी समाचार एजेंसी ने भी निरीक्षण की पुष्टि करते हुए कहा कि इसके लिए 2 दिन तक संबंधित पक्षों के बीच बातचीत हुई, लेकिन रूस ने कहा कि वह इस सौदे को सिर्फ 18 मई तक बढ़ाने के लिए सहमत हुए हैं, जबकि कीव और संयुक्त राष्ट्र ने सौदे के बाद 60 दिन तक और चलने की बात कही। काला सागर स्थित बंदरगाह से आगे भी अनाज निर्यात होता रहे, इसके लिए यूएन ने एक अन्य समझौते की मांग की है। इस बीच काला सागर बंदरगाह से होने वाले अनाज निर्यात पर अगले हफ्ते रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव संयुक्त राष्ट्र महासचिव से मुलाकात करेंगे। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह महासचिव के विदेश मंत्री के साथ होने वाली चर्चाओं का हिस्सा होगा। हम इस सौदे को पूरी तरह से लागू करने के लिए दृढ़ हैं, क्योंकि हम पैकेज के दूसरे हिस्से पर काम करने पर आगे बढ़ रहे हैं, जो कि रूसी अनाज और उर्वरक को भी निर्यात की सुविधा प्रदान करेगा। उधर वार्सा में 2 दिनों तक चली बातचीत के बाद पोलैंड ने यूक्रेनी अनाज और खाद्य उत्पादों की निर्यात पर प्रतिबंध हटाने पर सहमत हो गया है। पोलैंड के कृषि मंत्री ने कहा कि उनके देश से गुजरते समय एक विशेष इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली द्वारा परिवहन को एस्कॉर्ट और मॉनिटर किया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यूक्रेन से आने वाला 1 टन अनाज यहाँ न ठहर सके। हालांकि पोलैंड कृषि वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध को बनाए रखेगा, लेकिन पोलैंड से 4 बंदरगाहों और अन्य यूरोपीय देशों के लिए निर्यात के लिए मार्ग की अनुमति देगा। सौदे का शुक्रवार आधी रात से प्रभावी होने की उम्मीद है। यूक्रेन ने भी अनाज निर्यातकों द्वारा पोलैंड के साथ सहमत समझौते की शर्तों का सम्मान करने की उम्मीद जताई। हम ऐसे तंत्र के साथ आने में कामयाब रहे हैं जो ये सुनिश्चित करेगा कि पोलैंड से कार्गो के जरिए अनाज का निर्यात करेगा। कर और सीमा शुल्क अधिकारियों के साथ साथ अन्य सेवाएं शिपमेंट को उस जगह तक ले जाएंगी जहां उन्हें जाना चाहिए। हम पोलैंड के किसानों की स्थिति से अवगत हैं और पोलिश पक्ष यूक्रेनी किसानों को समझता है। हमने पोलिश पक्षों के साथ निर्यात से जुड़े सभी तकनीकी पहलुओं को साझा किया है। हमें विश्वास है कि यूक्रेनी निर्यातक भी पूरी जिम्मेदारी के साथ इन शर्तों का पालन करेंगे। इससे पहले ईयू के सदस्य देश पोलैंड, हंगरी और स्लोवाकिया ने किसानों द्वारा खाद्य वस्तुओं की कम कीमतों के खिलाफ किए गए विरोध प्रदर्शनों के बाद आयात और निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। यूक्रेन पर आयात प्रतिबंध लगाने वाले अन्य देशों की वार्सा समझौते के बाद क्या प्रतिक्रिया होगी, ये फिलहाल स्पष्ट नहीं है, लेकिन रोमानिया ने 1 दिन पहले सामान प्रतिबंध लगाने की संभावना जताई थी। वैश्विक खाद्य संकट से निपटने के लिए पिछले साल जुलाई में संयुक्त राष्ट्र और तुर्की की मध्यस्थता में अनाज निर्यात सौदा किया गया था, जिसे पहली बार नवंबर में बढ़ाया गया। वैश्विक खाद्य आपूर्ति में आ रही गिरावट के बाद समझौते को पिछले महीने 60 दिनों के लिए नवीनीकृत किया गया, जो कि निर्धारित अवधि से आधी थी, क्योंकि मॉस्को ने सिर्फ एक और विस्तार पर विचार करने का आश्वासन दिया था। और अब खबरें एशिया महाद्वीप से।
संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों का कहना है कि अगर तालिबान का व्यवहार नहीं बदला तो वो मई में अफगानिस्तान छोड़ देंगे। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के तहत 3,300 अफगान काम करते हैं और इनमें 600 से अधिक महिलाएं हैं, लेकिन ये महिलाएं 12 अप्रैल से अपने घरों में सीमित हैं क्योंकि तालिबान ने एक आदेश जारी कर अफगान महिलाओं पर संयुक्त राष्ट्र के साथ काम करने पर रोक लगा दी है। अफगानिस्तान से संयुक्त राष्ट्र की वापसी के संकेत ऐसे समय में आ रहे हैं जब देश की 2/3 आबादी को मानवीय सहायता की दरकार है। तालिबान सत्ता में आने के बाद से ही महिला अधिकारों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। कभी महिलाओं की शिक्षा पर प्रतिबंध लगा देते हैं तो कभी उन्हें घरों तक ही कैद कर देने का फरमान सुना देते हैं। अब संयुक्त राष्ट्र के सब्र का पैमाना भी लबरेज हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर तालिबान का व्यवहार नहीं बदला तो वो मई में अफगानिस्तान छोड़ देंगे। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के प्रमुख आकिब स्टाइनर के मुताबिक ये चेतावनी ऐसे समय में आई है जब संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी महीनों से तालिबान के नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं ताकि उन्हें महिलाओं पर एक सख्त रुख अपनाने के लिए, स्थिति बदलने के लिए राजी किया जा सके। तालिबान के अधिकारियों ने स्थानीय महिलाओं को संयुक्त राष्ट्र के काम करने की इजाजत दी थी, लेकिन कुछ हफ्ते पहले उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लिए भी महिलाओं के काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया। अफगानिस्तान से संयुक्त राष्ट्र की वापसी का संकेत ऐसे समय में आया है जब देश की 2/3 आबादी या 2.8 करोड़ लोगों को मानवीय सहायता की आवश्यकता है। अमेरिकी सरकार और अन्य G7 सदस्यों ने पहले सहायता कटौती का आह्वान किया है। हालांकि तालिबान ने अपनी स्थिति बदल सत्ता में आने के बाद वहां की ताजा परिस्थिति की समीक्षा की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के सत्ता में आने के बाद अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था ढह गई थी, जिसके कारण पहले से ही कठिनाइयों से जूझ रहे इस देश के निर्धनता के गर्त में धंसने की गति तेज हो गई। अफगानिस्तान में सत्ता में आने के बाद से तालिबान द्वारा देश में अधिक उदार स्थिति लाने के वादे के बावजूद उसके पिछले नियमों की तुलना में इस बार के नियम और भी कठिन हैं। तालिबान ने ऐसे सख्त कानून लागू किए हैं जिससे देश की महिलाओं का जीवन मुश्किल होता जा रहा है। सार्वजनिक जीवन और शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी पर प्रतिबंध लगाकर तालिबान ने अफगान लड़कियों और महिलाओं की स्थिति को खराब कर दिया है। तालिबान ने 6ठी कक्षा से आगे की लड़कियों की शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया है और महिलाओं के अकेले बाहर जाने पर भी रोक है। ये अपना पहला स्पाई सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने अपने अधिकारियों को इसे लॉन्च करने का आदेश भी दे दिया है। इसकी जानकारी कोरियाई केंद्रीय समाचार एजेंसी ने दी है। देश की सैन्य क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ अमेरिका और साउथ कोरिया से होने वाले खतरों को निपटने के लिए उत्तर कोरिया ये सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है और ये काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उत्तर कोरिया ने पिछले साल दिसंबर में ही स्पाई सैटेलाइट का महत्वपूर्ण और आखिरी परीक्षण किया था और इस साल यानी अप्रैल 2023 में इसे लॉन्च करने का फैसला किया था। KCNA ने 18 अप्रैल को किम जोंग ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष विकास एजेंसी का दौरा किया था। इस दौरे पर किम ने योजना के अनुसार स्पाई सैटेलाइट को लॉन्च करने का आधिकारिक निर्देश जारी किया। और अब आइए आपको दिखाते हैं विश्व संस्कृति की एक झलक। और विश्व संस्कृति की झलक में आपको दिखाते हैं विश्व इतिहास का एक पन्ना। वारसा प्रतिरोध की 80वीं वर्षगांठ पर पोलिश राजधानी में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस समारोह में जर्मन राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर के अलावा इजराइल के राष्ट्रपति ने भी हिस्सा लिया। कैद की गई यहूदी आबादी के प्रतिरोध को याद करते हुए वारसा में एक विशेष सायरन बजाए गए, जबकि शहर के चर्चों में घंटियां कुछ देर तक बजती रहीं। 80 साल पहले राजधानी वारसा में यहूदी बस्ती के कम से कम 1000 युवाओं ने पोलैंड पर कब्जा करने वाले नाजी सैनिकों के उत्पीड़न के खिलाफ हथियार उठाया था और तब नाजियों ने इन यहूदियों को इसी बस्ती में कैद कर दिया था। विरोध के जोर पकड़ने के बाद नाजियों ने गुप्त पुलिस ने यहूदी बस्ती में बहुमंजिला इमारत में आग लगा दी। माना जा रहा है कि इस लड़ाई में करीब 13,000 यहूदी मारे गए थे। नाजियों ने बस्ती को आग के हवाले कर दिया और तबाह कर दिया और उनके सामान यहीं पर दब गए। पिछली सर्दियों में जब पोलिश सरकार ने ऐतिहासिक स्थल की खुदाई शुरू की तो पुरातत्वविदों ने खंडहर से बहुत सारी यहूदी चीजें बरामद की। 80वीं वर्षगांठ पर
जर्मनी के राष्ट्रपति ने अपने देश के कुछ तत्वों द्वारा किए गए इस अपराध के लिए सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी। और महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के पिछले साल सितंबर में निधन होने के बाद किंग चार्ल्स तृतीय महाराजा घोषित किए गए और अब मई में उनका राज्याभिषेक होने जा रहा है। राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 6 मई को उन्हें ताज पहनाया जाएगा और किंग चार्ल्स तृतीय अपनी पत्नी के साथ डायमंड जुबली स्टेट कोच में वेस्टमिंस्टर एबे जाएंगे। ब्रिटेन में नए महाराज के राज्याभिषेक की तैयारियां जोरों पर हैं। ब्रिटेन के सम्राट किंग चार्ल्स तृतीय का अगले महीने 6 तारीख को राज्याभिषेक होगा। राज्याभिषेक की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बकिंघम पैलेस ने राज्याभिषेक से जुड़े जो विवरण साझा किए हैं उसमें 100 साल पुरानी परंपरा, धूमधाम और भव्यता का अक्स दिखाई देता है। 6 मई की सुबह वेस्टमिंस्टर एबे में एक धार्मिक अनुष्ठान के बाद उन्हें ब्रिटिश राजा का ताज पहनाया जाएगा। राज्याभिषेक के दिन राजधानी ब्रिटेन की सड़कों पर 2 जुलूस होंगे, एक राज्याभिषेक के लिए जाने के दौरान, दूसरा वहां से वापस लौटने के वक्त। वापस जाने के बाद सम्राट और उनका परिवार बालकनी में दिखाई देगा। हालांकि ये जुलूस उनकी मां एलिजाबेथ द्वितीय के जुलूस से छोटा होगा। चार्ल्स और कैमिला 260 साल पुराने गोल्ड स्टेट कोच में यात्रा करेंगे, जिसका उपयोग 1831 में विलियम चतुर्थ के बाद से हर राज्याभिषेक में किया जाता रहा है। सबसे पहले जॉर्ज तृतीय 1762 में संसद का उद्घाटन करने इसी गोल्ड स्टेट कोच से गए थे। राज्याभिषेक के लिए किंग चार्ल्स डायमंड जुबली स्टेज कोच में सवार होकर जाएंगे। ये रॉयल कनेक्शन के लिए नए रथों में से एक है। पहली बार इसे ऑस्ट्रेलिया में बनाया गया था और 2014 में दिवंगत महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को दिया गया था। उस साल संसद के उद्घाटन में क्वीन इसी में बैठकर गई थी। बग्घी की सीट पीले रेशम से बनी है। किंग चार्ल्स 2.1 किलोमीटर लंबी यात्रा करेंगे। लगभग 70 साल पहले क्वीन एलिजाबेथ टेम्स नदी के विक्टोरिया तटबंध रोड से अपनी ताजपोशी के लिए पहुंची थी। उन्होंने 2.6 किलोमीटर यात्रा की थी। ये बग्घी आज के समय के किसी भी कार की तुलना में बेहद बड़ी है। इसके शीर्ष पर सोने का विशाल मुकुट लगा हुआ है। यह 1762 में बनाया गया था, जो इस दुनिया में एक अविश्वसनीय रूप से पुराना काम करने वाला कोच है। यह आज सड़क पर किसी भी कार की तुलना में काफी लंबा है और इसके शीर्ष पर सोने का विशाल मुकुट है। डायमंड जुबली स्टेट कोच पारंपरिक दिखता है, लेकिन वास्तव में ये एयर कंडीशनिंग, इलेक्ट्रिक विंडो और अप टू डेट सस्पेंशन के साथ आधुनिक है। इस बग्घी में ऐतिहासिक जहाजों और इमारतों से निकाले गए लकड़ी के टुकड़े शामिल हैं। ये गाड़ी सोने, कांच और पॉलिश से चमक रही होती है। कोच की लंबाई 7 मीटर जबकि ऊंचाई 3.6 मीटर है। वहीं इसका वजन 4 टन है, जबकि इसको खींचने के लिए 8 घोड़ों की जरूरत होती है। हमारे पास 8 घोड़े हैं जो सोने की इस कोच से बंधे होंगे, 4 पोस्टलियन और चारों तरफ चलने वाली हरी घास। और हम सभी यह सुनिश्चित करने के लिए हैं कि राजा वहां सुरक्षित रूप से पहुंचे और सुरक्षित रूप से लौट आए। किंग चार्ल्स के राज्याभिषेक में ब्रिटिश साम्राज्य पदक पाने वाले 450 लोग शामिल हैं। जुलूस मार्ग, रथ के अलावा नए चिन्ह भी डिजाइन किए गए हैं। इसके अलावा नया इमोजी भी बनाया गया है जो सेंट एडवर्ड क्राउन पर आधारित है। ये ट्विटर पर तब दिखाई देगा जब राज्याभिषेक से जुड़े हैशटैग का इस्तेमाल किया जाएगा। जब राजगद्दी पर बैठेंगे, राज्याभिषेक होगा तो शाही जुलूस तो निकलेगा ही। तो खबर दुनिया के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।